कैसे हैं बच्चों। आज मैं आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें कि मैं कक्षा 8 की विज्ञान पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति का दूसरा पिक्चर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उन प्रश्नों के उत्तर आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, तो आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखें और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वीडियो में हम शिक्षा के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संचार, रक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको कृषि की ओर लेके चलती हूँ। कृषि के क्षेत्र में बच्चों, सबसे पहले मैं चर्चा करूँगी हरित क्रांति के ऊपर। हरित क्रांति के अंतर्गत हमारे देश में सिंचाई के अत्याधुनिक उपकरणों का विकास किया गया। यह हरित क्रांति श्री MS स्वामीनाथन के द्वारा सबसे पहले देश में कराई गई, जिनका कि चित्र मैं आपके सामने उपलब्ध करा रही हूँ। बच्चों, हरित क्रांति के अंतर्गत भारतीय कृषि एक उद्योग के रूप में उभर कर आई और हर तरफ खेतों में हरियाली ही हरियाली नजर आई। हरित क्रांति के अंतर्गत विभिन्न नवीनतम बीज, ट्रैक्टर्स, सिंचाई के साधन जैसे ड्रिप इरिगेशन की सुविधा, नए नए पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशकों और खादों का उपयोग भी किसानों तक पहुंचाया गया। बच्चों, हरित क्रांति के अंतर्गत देखेंगे आप इस चित्र में कि किस तरह से किसान तकनीकी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपनी फसलों को हरियाली की ओर लेकर जाते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन कर पाते हैं। बच्चों, अब मैं आपको लेके चलूँगी कृषि क्रांति से संबंधित उत्पादन के क्षेत्रों की ओर, जिसमें प्रमुख कृषि उत्पादन की क्रांतियां हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, यानी कि उत्तम किस्म की खाद के उत्पादन से। रजत क्रांति अंडों के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन यानी कि खाद्य तेलों के उत्पादन से संबंधित। बच्चों, अब मैं आपको लेके आती हूँ कि कृषि के क्षेत्र में अच्छी फसल के लिए जैव खाद को भी प्राथमिकता दी गई है। जैव खाद एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में होती है। ऑर्गेनिक यानी कि जीवित, जो जैसे मृत जीव जंतु या पेड़ पौधों के अवशेष जो मर जाते हैं, उनको जीवाणु अपघटित करके खाद के रूप में यानी फर्टिलाइज़र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो ऑर्गेनिक खाद हैं, इनमें नेचुरल पोषक तत्व होते हैं और जो कि प्राकृतिक तरीके से फसलों के उत्पादन में मदद करते हैं और उनको हर पोषक तत्व पहुंचाने के लिए तैयार होती हैं। ये जैव खाद कहलाती हैं। बच्चों, अब मैं इस चित्र में आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से जैव खाद का प्रयोग हमारे लिए लाभदायक है। बच्चों, NCPC संस्था के एक प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि अगर हम जैव खाद का प्रयोग करेंगे तो ज़मीन की जो पोषक तत्व हैं उनमें उद्ग्रहण में उनके बहुत तेज़ी आएगी। जमीन की मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार होगा। नाइट्रेट लीचिंग में कमी आएगी, यानी कि जो नाइट्रेट्स हैं वो पौधे की जड़ों तक ही सीमित रहेंगे, मिट्टी में बहकर नहीं जाएंगे। अगर वे मिट्टी में बह जाते हैं तो प्रदूषण होता है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आएगा। सूक्ष्म जीव जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि पौधों की बढ़ोतरी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, उनकी गतिविधि में सुधार आएगा। फसल की उत्पादकता में सुधार आएगा और सबसे पहली बात, पर्यावरण गुणवत्ता को बनाए रखने में हमारी
जो पेड़ पौधे हैं, फसल हैं, वो बहुत ज़्यादा सहयोग करें। बच्चों, अब मैं आपको लेके चलती हूँ बूंद बूंद सिंचाई की तरफ। देखिए, बूंद बूंद सिंचाई का अर्थ है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि बूंद बूंद से पौधों की, फसल की सिंचाई करना। देखिए बच्चों, इस विधि के अंतर्गत किसान पाइपलाइंस खेतों में बिछाते हैं और फसल जितनी दूरी पर होती है, देखिए इस एक पौधे के बीच में और दूसरे पौधे के बीच में कोई भी पौधा नहीं है, और इस तरीके से बूंद बूंद करके पानी फसल तक पहुंचाया जाता है, यानी उस पौधे की जड़ तक पहुंचाया जाता है। यह बूंद बूंद के सिंचाई का जरिया वहाँ बहुत अधिक मात्रा में उपयोगी है जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव है। बच्चों, इसी प्रकार से एक सिस्टम होता है छिड़काव तंत्र, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम। वह भी पानी की बर्बादी होने से बचाता है। बच्चों, अब मैं लेके चलती हूँ आपको नए क्षेत्र की ओर, जिसको हम कहेंगे परिवहन का क्षेत्र। परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेट्रो ट्रेन के बारे में। देखिए, मेट्रो ट्रेन का मैंने यहाँ चित्र लगाया है। मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था हर मेट्रो सिटी में है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड चेन्नई। ये सभी शहरों में मेट्रो ट्रेन की सुविधा है। ये 2 पटरियों पर ट्रेन चलती है, भूमिगत तरीके से भी चलती है और इसकी स्पीड भी बहुत। बच्चों, मैं अगली ट्रेन की तरफ आपको लेके चलूँगी, बुलेट ट्रेन। यह भी परिवहन का जरिया है, दूसरे प्रकार की ट्रेन है। देखिए, इसके आकार इस प्रकार का होता है। यह भी 2 पटरियों पे ही चलती है, परंतु पटरी से थोड़ा सा ऊपर उठकर और बहुत तेज गति से जाती है। बुलेट का अर्थ ही गोली होता है, यानी बंदूक की गोली की स्पीड से भी तेज। अगली रेल आपको दिखाना चाहूँगी, जो कि मोनो रेल है। आप देख रहे हैं इसकी पटरी किस प्रकार है। ये एक ही पटरी पर चलती है और यह भी बहुत तेज गति से चलती है। अब देखिए दूसरा परिवहन का साधन ई रिक्शा। ई रिक्शा बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। ये रिक्शा आपने भी देखा है सड़कों पर। अब मैं आपको ले चलती हूँ नए क्षेत्र विनिर्माण की तरफ। विनिर्माण का अर्थ होता है मैन्युफैक्चरिंग। बच्चों, विनिर्माण का अर्थ है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को करना। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण का क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहता है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको विनिर्माण के क्षेत्र तक ही रखूँगी। साथ ही साथ यह भी कहूँगी कि अभी तक पहली और दूसरी वीडियो में आने वाले कुछ बहुत सी प्रमुख बातें थी, जिनमें कि कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जिनका कि मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी अंत में। जैसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का आरंभ कब हुआ था? व्यापार का क्या अर्थ है? इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का गठन कब हुआ था? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? तो बच्चों, इन प्रश्नों का ध्यान रखते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इन वीडियोस को जब आप देखें तो प्रश्न को अपने ध्यान में रखते हुए सुने, समझें और उत्तर देने की कोशिश करें। और मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो कि इस पाठ की अंतिम वीडियो रहेगी। थैंक यू।